हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज अपना 11th का पहला जो टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसका अकाउंटिंग टर्म में सॉल्वेंट पर्सन एंड इनसॉल्वेंट पर्सन हमें देखना है। टर्म्स देखना है अकाउंटिंग का टर्म्स, सॉल्वेंट पर्सन एंड इनसॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होता है, इनसॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट मीन्स क्या होता है? मेरा कर्जा, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? मेरा कर्जा कितना है, दूसरे का देना कितना है? सपोज मेरा दूसरे का देना है 20 लाख। मेरा दूसरे का देना कितना है? 20 लाख। 20 लाख रुपीज मेरी लायबिलिटीज है और मेरे पास टोटल प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। मेरे पास एसेट्स कितने हैं? 30 लाख। मेरा देने वाला अमाउंट, मेरा कर्जा, मुझे अभी पेएबल अमाउंट कितनी है? 20 लाख है। और मेरी प्रॉपर्टी कितना है, मेरी एसेट कितनी है? 30 लाख। ये 30 लाख मेरे एसेट से मैं दूसरे का देना 20 लाख पे कर सकता हूँ? यस। एसेट मेरी ज़्यादा है, मेरे पास पैसा ज़्यादा है, 30 लाख मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो मैं ये 30 लाख से 20,000 का देना दे सकता हूँ। इसीलिए ये जो मेरी पोजीशन है, इस समय मुझे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। मुझे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। सॉल्वेंट हूँ मैं दूसरे का पैसा देने के लिए कैसा है? सक्षम हूँ। मैं दूसरे का पेमेंट कर सकता हूँ। ये केस में मुझे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट पर्सन। अभी दूसरी कंडीशन ऐसा है, लोगों का देना, कर्जा मेरा 20 लाख का है और मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी, मेरी एसेट भी कितना है? मेरी एसेट भी है 20 लाख। जितना कर्जा है उतना ही मेरे पास पैसा है, तो ये 20 लाख से मैं ये लायबिलिटीज़ 20 लाख पे कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। इसीलिए ये पोजीशन में भी मैं कौन हूँ? सॉल्वेंट पर्सन हूँ। सॉल्वेंट पर्सन। मैं दूसरे का देना ये मेरी प्रॉपर्टी से दे सकता हूँ। ये दोनों केस में मैं सॉल्वेंट पर्सन हूँ। मीन्स सॉल्वेंट पर्सन का डेफिनेशन क्या है? देखो, सॉल्वेंट पर्सन का डेफिनेशन क्या है? वही है, इफ अ पर्सन एसेट्स, इफ अ पर्सन्स एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज। एखादे पर्सन का एसेट्स लायबिलिटीज से ज़्यादा है और इक्वल है, लायबिलिटीज से इक्वल है, तो ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। देखो, एखादे पर्सन का एसेट का वैल्यू लायबिलिटीज से ज़्यादा है या एसेट का वैल्यू लायबिलिटी बराबर है, तो वो पर्सन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट पर्सन। इफ अ पर्सन्स एसेट्स आर मोर देन हीज लायबिलिटीज, उनका जो देना है, उनका जो देना है उससे ज़्यादा उनके पास उसकी एसेट है, तो ये पर्सन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। या उनकी जो लायबिलिटी है, जितना लायबिलिटी है उतना उनके पास एसेट है, इक्वल एसेट है, तो उसी समय भी वह पर्सन को हम सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। दो केस में उसे सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। लायबिलिटीज से ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी है, एसेट है, तो वो सॉल्वेंट पर्सन है। और जितना लायबिलिटी उनके पास है उसके बराबर उसकी एसेट है, तो भी वो कौन सा पर्सन होता है? सॉल्वेंट पर्सन। दूसरे का देना दे सकता है उसके प्रॉपर्टी से। इफ अ पर्सन्स एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज और इक्वल टू हिज लायबिलिटीज, ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन्स इज फाइनेंशियली साउंड। फाइनेंशियली यह पर्सन कैसा रहता है? साउंड रहता है, अच्छा रहता है। एंड इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेट्स। और वो कौन से पोजीशन में रहता है? उनका जो डेट्स है, उनका जो लायबिलिटीज़ है, उनका जो कर्जा है, वो कर्जा देने के लिए वो कैसा होता है? सक्षम होता है, वो दे सकता है। उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट पर्सन।
जो पर्सन की लायबिलिटीज से ज़्यादा एसेट है या लायबिलिटीज जितनी है उतनी एसेट है, वो पर्सन को हम सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। वो पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है, फाइनेंशियली साउंड रहता है, और उसका जो एसेट है ये एसेट से वो क्या कर सकता है, उसका जो देना है वो देना पूरा दे सकता है, चुका सकता है। नीचे और एक एग्जांपल दिया है, देखो, अ पर्सन टोटल एसेट्स। अब ये पर्सन दिया है, इसका टोटल एसेट हैव बीन कैलकुलेटेड। एसेट का वैल्यू कैलकुलेट किया तो एसेट है 50 लाख, 50 लाख का उनके एसेट है। एंड हीज टोटल डेट्स, उनका देना है ₹30 लाख। ये पर्सन का एसेट का टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू 50 लाख है और उनका टोटल डेट्स मीन्स उनका कर्जा है 30 लाख। तो 50 लाख से 30 लाख का कर्जा पेड कर सकता है। सिंस हीज पोजीशन इज साउंड, उनकी पोजीशन कैसी है, एकदम अच्छी है। ही इज एबल टू पे ऑफ हीज डेट्स, देयरफॉर ही इज कॉल्ड सॉल्वेंट। 50 लाख की उनकी एसेट है, 50 लाख से उसका जो कर्जा है 30 लाख का, वो आराम से चुका सकता है, इसीलिए उसकी पोजीशन साउंड है। जो उनकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, उससे उसका जो कर्जा है पूरा वो दे सकता है, इसका डेट्स वो पे कर सकता है। इसीलिए ये पर्सन को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। समझ गए क्या सॉल्वेंट का मीनिंग क्या है? सॉल्वेंट का मीनिंग उसकी एसेट एक तो लायबिलिटीज़ के बराबर होती है या लायबिलिटीज से ज़्यादा होती है, उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती है। वो जो उनकी डेट्स है, उनकी जो लायबिलिटी है, उनका जो कर्जा अमाउंट है, वो पूरी उनके एसेट से वो पे कर सकता है, उसे सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। इसके बाद देखना है इनसॉल्वेंट पर्सन क्या है। इनसॉल्वेंट पर्सन थोड़ा अपोजिट रहता है। इनसॉल्वेंट पर्सन कैसा रहता है, देखो, उसकी लायबिलिटीज और एसेट, जो पर्सन उसका लायबिलिटी का वैल्यू है 30 लाख और एसेट का वैल्यू है 20 लाख, कौन सा पर्सन उसका लायबिलिटीज का वैल्यू, डेट्स का वैल्यू, देने वाला कर्जा वैल्यू कितना है, 30 लाख है, और उनके पास एसेट कितने हैं, 20 लाख। 20 लाख प्रॉपर्टी है, एसेट है, 20 लाख से 30 लाख का कर्जा वो चुका सकता है क्या? नहीं। उसका जितना देना है उससे कम उसकी प्रॉपर्टी है। देना ज़्यादा है, प्रॉपर्टी कम है। प्रॉपर्टी कम है, देना ज़्यादा है। एसेट से जो देना है, जो कर्जा अमाउंट है, जो डेट्स है, वो पूरा पेड नहीं कर सकता। इसीलिए यह पर्सन को हम क्या कहते हैं, इनसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। इनसॉल्वेंट पर्सन कैसा होता है, उनके पास जो एसेट है, ये एसेट से ज़्यादा लायबिलिटी होती है। एसेट है 20 लाख और लायबिलिटीज़ का वैल्यू 30 लाख है। कौन से भी सिचुएशन में वो क्या करता है, 20 लाख से 30 लाख का पेमेंट नहीं कर सकता। इसका पोजीशन साउंड नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन इसका वीक है, वो इसका कर्जा पूरा नहीं चुका सकता, इसीलिए इसको कहते हैं इनसॉल्वेंट पर्सन। तो देखते हैं, अ पर्सन whose liabilities are more, a person whose liabilities are more than his assets। ऐसा पर्सन की उसकी लायबिलिटीज ज़्यादा है एसेट से। एसेट से ज़्यादा लायबिलिटी जो पर्सन का है उसे हम बोलते हैं इनसॉल्वेंट पर्सन। अ पर्सन whose liabilities are more than his assets is an insolvent person। Such person's लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट। ऐसे पर्सन की लायबिलिटीज कैसी होती है, ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, उनके एसेट से ज़्यादा होती है। एसेट कम रहती है, लायबिलिटीज ज़्यादा होती है। मीन्स लायबिलिटीज का वैल्यू ज़्यादा है एसेट से, तो उसी पर्सन को हम क्या कहते हैं, इनसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। किताब में एग्जाम्पल दिया है, देखो, अ पर्सन्स टोटल एसेट्स और प्रॉपर्टी। पर्सन का एसेट्स या प्रॉपर्टी कितना है, हैव बीन कैलकुलेटेड। एसेट और प्रॉपर्टी का वैल्यू कैलकुलेट किया है, 20 लाख वैल्यू है। एंड हिज टोटल डेट्स मीन्स कर्जा,
जो अमाउंट देना है वही अमाउंट, इसे डेट टोटल डेट्स बोलते हैं। टोटल डेट्स देना अमाउंट, कर्जा कितना है, वेयर रुपीज़ 50 लाख। एसेट का वैल्यू 20 लाख है और जो अमाउंट डेट्स का है, जो कर्जाऊ है, उसका वैल्यू लायबिलिटीज है 50 लैक्स। कितना मोर है, 30 लाख मोर है, 30 लाख ज़्यादा है। एंड इफ ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू गेट एनी अमाउंट फ्रॉम एनी सोर्सेस एंड इफ द कोर्ट इज टू satisfy, then he will be declared as an insolvent person। इसका एसेट का वैल्यू कम है, एसेट का वैल्यू कम है, लायबिलिटीज़ का वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए इसका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन इसका वीक है। कौन से भी सोर्स से ये 50 लाख एक्सेस जो है, एसेट से एक्सेस 30 लाख जो है, ये कौन से भी सोर्सेस से अवेलेबल नहीं कर सकता। इसीलिए कोर्ट का सेटिस्फैक्शन होने के बाद ये कोर्ट क्या कर सकता है, इसे डिक्लेयर कर सकता है इनसॉल्वेंट पर्सन। तो ये पर्सन कौन सा होता है, इनसॉल्वेंट, जिसका एसेट का वैल्यू कम है। टोटल कैलकुलेटेड ऑफ एसेट वैल्यू इज लेस देन हीज डेट्स, हीज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज से ज़्यादा एसेट का वैल्यू कम है और लायबिलिटीज ज़्यादा है, तो ये साउंड पोजीशन में रहता नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन इसकी वीक होती है, कौन से भी सोर्सेस से पैसा अवेलेबल नहीं कर सकता। इसीलिए कोर्ट का सेटिस्फैक्शन होने के बाद कोर्ट इसे इनसॉल्वेंट पर्सन डिक्लेयर करता है, ये हमारा इनसॉल्वेंट पर्सन होता है। तो ये हो गया इनसॉल्वेंट पर्सन। इसके बाद हमें देखना है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर, हमारा अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होता है। 12 मंथ्स का ईयर होता है। 12 मंथ्स मीन्स जनवरी टू दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कितने महीने हो गए, 12 मंथ्स हो गए। ये हो गया हमारा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर का ईयर है, कैलेंडर पर जनवरी से स्टार्ट होता है मंथ हमारा और दिसंबर एंड होता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए कौन सा ईयर रहता है, अकाउंटिंग के लिए 12 मंथ्स हम कंसीडर करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और एंड कहाँ होता है, 31 मार्च इन नेक्स्ट ईयर। 31 मार्च इन नेक्स्ट ईयर। 1 मार्च को स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। यह हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च यह हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर का पीरियड कितना है, 12 मंथ्स का पीरियड है। फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज्ड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, सोसाइटी हो, हॉस्पिटल हो, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को उसको क्लोज करना पड़ता है। यह 12 महीने का पीरियड है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। It is the period of 12 months for which accounts are maintained and closed by the proprietor. Earlier, the proprietor were following any accounting year. पहले अकाउंटिंग ईयर कौन सा भी प्रोपराइटर के ऊपर था। अभी कैलेंडर ईयर है और फाइनेंशियल ईयर ओनली है। तो अदर क्या होता है, पहले अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर ये दोनों सेम होते थे, लेकिन अभी क्या है, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को क्या होता है, एंड होता है। बट नाउ फॉर इनकम टैक्स पर्पज, अभी इनकम टैक्स पर्पज के लिए इनकम टैक्स एक्ट में क्या किया है, थोड़ा सुधारना किया है। इनकम टैक्स एक्ट में क्या किया है, एन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। इनकम टैक्स एक्ट में क्या किया है, ये अकाउंटिंग ईयर चेंज किया है। इनकम टैक्स एक्ट में ये अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर चेंज किया है। 1 अप्रैल से चालू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को ये एंड होता है।
At the end of accounting years, a proprietor has to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet to find out the financial position of the business. इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एवरी बिजनेसमैन, सोल ट्रेडर हो, प्रॉपराइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, उनको अकाउंटिंग क्लोज कब करना पड़ता है? स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड करना पड़ता है 31 मार्च को क्लोज करना पड़ता है। ये 31 मार्च को क्या क्लोज करते हैं? इनको अकाउंटिंग ईयर जब पूरा होता है उसी समय प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत होती है। किसी लिए? टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए ये फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो इनका अकाउंटिंग पीरियड रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ये इनकम टैक्स एक्ट में ये क्या किया है? अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर जो है ये स्टार्ट और एंड का प्रोविज़न इनकम टैक्स एक्ट में किया है। इसलिए ये कंपलसरी सब बिजनेस को है, उनका ईयर स्टार्टिंग होगा 1 अप्रैल और एंड होगा 31 मार्च। ओके स्टूडेंट, बाय। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।